अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डॉक्टर आपको किस तरह लूटते हैं और एक डॉक्टर किस हद तक गिर सकता है। मगर इससे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता हूं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। मैंने पाकिस्तान अयूब मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था और उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया और वहाँ की जो टॉप हॉस्पिटल है क्लीवलैंड हॉस्पिटल और फिर जर्मनी की सारलैंड यूनिवर्सिटी से मैंने इनफर्टिलिटी में एजुकेशन हासिल की है। तो इसलिए मेरी इन इंफॉर्मेशन पर भरोसा किया जा सकता है और मैंने मेडिकल की और नॉन मेडिकल की बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। जब मैं अमेरिका में था तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो कसाई हैं, वो डाकू हैं। और फिर अभी मुझे पाकिस्तान आए हुए 2 साल हो गए, तो मेरे भी कुछ ऑब्जर्वेशन हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो इसलिए ये चंद मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और इसलिए आपको इसे सुनना चाहिए। सबसे जो बड़े दुश्मन हैं वो आपकी मेडिसिन है। पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है दुनिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती। हालांकि मेडिसिन जहर होता है और पाकिस्तान में इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो डॉक्टर्स जब MBBS करते हैं तो उस वक्त उनको बताया ही नहीं जाता कि मेडिसिन ठीक नहीं होती। मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने मरीज़ को बतानी होती हैं, जैसे अपना लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, जैसे हमने अपना डाइट को ठीक करना है, कुछ हर्बल मेडिसिन्स हैं उनको इस्तेमाल करना है और जो लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग है, बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। तो इस चीज़ के बारे में पाकिस्तान के जो मेडिकल सिस्टम है उसमें चैप्टर ही नहीं है। वो क्या चैप्टर ही नहीं है। पूरे 5 साल में एक दिन भी हमें किसी ने नहीं पढ़ाया कि ये मेडिसिन के अलावा भी कोई चीज़ होती है। तो इसलिए ये डॉक्टरों का भी कसूर नहीं है, ये एक सिस्टम का कसूर है। बस आप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, आप अपनी बीमारियां बताते जाओ और डॉक्टर लिखते जाते हैं। उसे कहो कि मेरे घुटनों में भी दर्द है, वो लिख देगा कुछ पेन किलर। मेरे मैदे में जलन है, वो उसकी भी लिख देगा। मेरे बुखार भी है मुझे, वो कोई एंटीबायोटिक लिख देगा। फिर मुझे ब्लड प्रेशर भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये समझते हैं कि दवाइयों से ही ठीक होती हैं। तो बस वो दवाइयाँ लिखते हैं, लोग अपने घर में ले जाते हैं और वो एक्चुअली ये डॉक्टर मरीज़ को दायमी मरीज़ बनाना चाहते हैं ताकि ये हमारा पक्का क्लाइंट बन जाए। क्योंकि जब ये इतनी सारी मेडिसिन उसको देंगे तो वो जब उसके जिस्म में जाएगी तो चलो उसकी जो सिम्टम्स हैं शायद थोड़ी बहुत जो है वो बेहतर हों, लेकिन वो अपने अंदर उसने जहर दाखिल कर लिया है। वो जहर बहरहाल उसको एक ना एक दिन नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी बात है कि मेडिसिन जो है वो आपके सबसे बड़े कातिल हैं और ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर की अपनी फैक्ट्री हो मेडिसिन प्रोड्यूस करने की तो फिर तो वो और ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करके देते हैं। और चूँकि मेरा फर्टिलिटी का एक हॉस्पिटल है मीरपुर में, तो मैं देखता हूँ कि गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं ख़वातीन, उनके पास एक औरत जाती है कि मुझे जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो 6 महीने एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है, वो उसको इतनी दवाइयाँ दे देती है कि उसका अंदर ही डैमेज हो जाता है। फिर 6 महीने बाद जब प्रेगनेंसी नहीं होती दूसरी के पास चली जाती है। कोई कहता है कि आप मीरपुर की बजाय आप खारियाँ जाओ, फिर या आप पिंडी चले जाओ। तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो लेडी डॉक्टर्स वही एक ही दवाई, अंडे पैदा करने वाली दवाई, वो मुख्तलिफ नामों से उनको प्रिस्क्राइब करती रहती है। लोग लुटते रहते हैं और उसके बाद जो है ना वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं आप से कहना चाहता था कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क में, उनमें पैसे कमाने की एक रेस लगी हुई है। उनकी अपनी एक कम्युनिटी है। एक डॉक्टर के पास अगर एक सुजुकी है तो वो कहता है कि जो दूसरा मेरा कोलीग है, मेरा साथी है, उसके पास तो होंडा आ गई है, होंडा अकॉर्ड आ गई है, होंडा सिविक आ गई है।
तो अब मेरे पास तो ये, तो फिर उसकी बीवी भी जो है ना वो उसको ताने देती है, फिर वो लोगों से पैसे बटोरने के चक्रों में हो जाता है कि जिस तरह भी हो गरीब लोगों से पैसा निकालें और अपनी ये ख्वाहिशात पूरी करें। फिर दूसरे डॉक्टर की बीवी के पास भी गाड़ी है, मेरी बीवी के पास गाड़ी क्यों नहीं है। तो इस तरह की एक जो रैट रेस है वो लगी होती है इन डॉक्टर्स के माबेन में। तो इसलिए ये, लेकिन नुकसान मरीजों का ही होता है, गरीब लोगों का ही होता है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक मरीज़ आया, वो एजोस्पर्मिया का मरीज़ था। एजोस्पर्मिया होता है कि जिसका स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नहीं होता। तो कहता है कि कई सालों से मैं लोगों से इलाज करा रहा था, फिर मैं एक हॉस्पिटल में गया, लोकल हॉस्पिटल में। तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपका इलाज करूँगा, आप बस मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। कहता है कि मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि आप आ जाएं। उसने मेरा टेस्ट किया, उसने मुझे बताया कि आपका 0 स्पर्म काउंट है, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको दवाई दूंगा और इंशाअल्लाह उससे आपका स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा। तो कहता है कि ठीक है, मैंने उसकी एडवाइस ले ली। तो उसने मुझे 6,000 रुपये मुझसे ले लिया। उसने टेस्ट किए, मेरी बीवी का भी अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लिख कर दे दी। तो फिर कहता है कि 15 दिन के बाद दोबारा आना। मैं 15 दिन बाद दोबारा चला गया। तो उसने मुझे दोबारा टेस्ट किया और मुझे कहा कि मुबारक हो, आपके 10 मिलियन जो है वो स्पर्म काउंट है। तो कहता है मैं बहुत खुश हो गया। तो उसने कहा कि आप जो है वो अगले 15 दिन बाद भी आएँ। कहता है कि उस वक्त भी उसने मुझसे 6,000 रुपया ले लिया, मुख्तलिफ टेस्टों की सूरत में, कंसल्टेशन की सूरत में और दवाइयों की सूरत में। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो उस वक्त उसने जब दोबारा किया तो कहता है आपका तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपका तो 45 मिलियन हो गए हैं। तो फिर कहता है कि मेरी बीवी ने कहा कि ये इतना वैसे कोई मानने वाली बात नहीं है कि इतने 0 से 45 मिलियन हो जाएं। तो फिर वो मेरे पास आए। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उस मर्द का सीमन एनालिसिस किया एक बार फिर, तो वो बिल्कुल नील था, 0 था। तो फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना शौक हुआ कि वाकया ही जो मैं अमेरिका में सुनता रहता था कि ये डॉक्टर नहीं है, ये डाकू हैं, ये कसाई हैं, और वाकई ये उस डॉक्टर ने प्लान्ड इस बंदे को लूटा है। यानी कि एक तो डाकू होता है जो कि लोगों से पिस्तौल दिखाकर पैसे मांग लेता है, लेकिन एक ये भी हमारी कम्युनिटी है जो कि प्लान करके, जो लोगों को इस तरह ट्रैक करके फंसा कर उनसे पैसे निकलवाते हैं। ये डकैती की एक वर्ष सूरत है। तो ये एक वाकया था जो मैं आपको बताना चाहता था। फिर एक दफ़ा मेरी भाभी हैं, वो अपनी बच्ची को लेकर गई, उसकी कोई स्किन प्रॉब्लम थी। तो वो कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल में गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैंने 500 रुपये की पर्ची ली और उसके बाद फिर उस लड़की ने कहा कि आप अंदर डॉक्टर साहब के पास चली जाएं तो वो आपको चेक कर लेंगे। तो कहती हैं कि जब हम डॉक्टर के पास गए दोनों, तो डॉक्टर ने कहा कि वो इसको तो स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो स्किन वाले स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो कहती हैं कि हम बाहर आ गए। तो जब बाहर आके मैंने उस रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि स्किन स्पेशलिस्ट किधर है, तो कहती हैं वो उस रूम में है, दूसरे रूम में है, तो लेकिन उसके लिए आपको पर्ची लेनी होगी। तो मेरी भाभी ने कहा कि हमने तो अभी पर्ची ली है 500 की। तो कहती है कि नहीं, वो आप अंदर गए हैं, आपने डॉक्टर को देख लिया है, तो इसलिए इसके लिए आपको नई पर्ची बनवानी पड़ेगी। तो जुल्म की ये इंतहा है जो कि हमारे यहाँ पर राइज है। तो ये भी एक वाक़या है जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर सेक्सुअलिस्ट बने हुए हैं और हर किसी बंदे को वियाग्रा लिख कर देते हैं। ये भी एक केस है जो कि मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग आते रहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी। तो एक बिल्कुल यंग सा लड़का
जो कहता है मुझे ये प्रॉब्लम थी। हालांकि उसको सिर्फ जो है वो लाइफ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, उसको अच्छी खुराक खाने की ज़रूरत थी और कुछ एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत थी, उसकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जानी थी। मगर कहता है कि मैं उस डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे वयाग्रा दे दी। तो उसने मुझसे 4-5 हज़ार रुपया भी ले लिया और फिर मैंने जब वो इस्तेमाल की तो आर्जी तौर पर वो थोड़ी सी देर के लिए वो उसका असर रहता और उसके बाद में फिर उससे भी ज़्यादा मेरी कंडीशन वर्स हो गई। तो इसलिए कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो इस तरह लोगों को लूटते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका होता है लूटने का। कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसा मास्क अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा परहेजगार हों, बहुत ज़्यादा जो है वो दीनी हों, मजहबी हों, मगर वो सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग होते हैं और उन लोगों से जो है ना वो भी बचना ज़रूरी होता है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स दूसरे इलाकों से भी आती हैं। एक मेरी क्लाइंट झेलम से आई तो उसने कहा कि मैं खारियाँ में मैंने किसी से दवाई ली है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बली लड़की, इतनी तकरीबन 25-26 ईयर ओल्ड और बहुत ठीक ठाक देखने में लग रही थी और कोई भी उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं थी, उसके खावत में प्रॉब्लम थी। तो कहती है कि मुझे उन्होंने रोज़ मैं 27 गोलियां खाती हूँ, कहती है 9 सुबह, 9 दोपहर और 9 शाम को। तो ये मेरी दवाई है। तो उसकी हालत इतनी ख़राब हुई थी उन दवाइयाँ खा के। तो मैंने कहा कि ये तुमने क्यों अपने आप पर जुल्म किया? कहती है मैं तो नहीं खाना चाहती थी, लेकिन अब चूँकि हम इसलिए खा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें भी कोई आस उम्मीद लगाए। तो अब देखिए कि ये कोई गायनाकोलॉजिस्ट ही थी कि जिसने उसे 27 गोलियाँ रोज़ की तजवीज़ कर दी हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था कि जब कभी हमारे बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको मीरपुर के किसी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर वो अपने कैनूले वगैरह लगा के कुछ ट्यूब्स वगैरह डाल के कुछ कोशिश करते हैं उल्टी सीधी। तो उससे जब काम नहीं चलता 1-2 दिन उसको रखते हैं इधर, तो कहते हैं कि ये बुढ़ा तो मर ही जाएगा अब। तो अब वो कहते हैं अच्छा जी आपका लाख रुपया बिल बना है, वो आप बिल पे करें और इनको जल्दी से जल्दी इस्लामाबाद ले जाएं, पिम्स में ले जाएं, इसको शफा में ले जाएं और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएं। तो अब जब ये स्टेज आती है तो मेरा मशवरा ये है कि अब उनको अपने घर में लेकर जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा चोर बैठे हुए हैं। यहाँ से जो कोई भी जाता है उधार लेकर वो 10 लाख 15 लाख उनको दे के फिर वापस जान छुड़ा कर आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल ब्रिंग द डेड बॉडीज बैक। तो अब डेड बॉडी भी लेकर आओ और इतने पैसों का मकरूज भी हो जाओ, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? इसका सही तरीका ये है कि आप मरीज़ को अपने घर लेकर आएँ, उनकी खिदमत खातर करें, उनको शहद दें, उनको कलवंजी दें, उनके जमज़म का पानी दें, उनको वो सूरत रहमान की उनको तिलावत सुनाएं, उनकी जितनी भी खिदमत हो सकती है करें। जो बाहरा उनके बेटे बेटियां हैं उनको भी बुलाएं ताकि वो उनके इर्द गिर्द हों। तो उससे वो बग़ैर दवाइयों से ही और बग़ैर वहाँ जाए से ही इस्लामाबाद में जाने से ही वो ठीक हो जाएंगे और आपको खिदमत करने का मौका भी मिल जाएगा। तो वैसे भी 60 के बाद बंदा कुछ भी नहीं रहता, एक्सपायर हो जाता है पाकिस्तान में। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि अगर मुझे कभी कैंसर हो जाए या मेरे अगर कोई गुर्दे ख़राब हो जाएं तो आपने उनको बार बार वॉश नहीं करवाना है या आपने मुझे कीमोथेरापी नहीं देनी है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ना ये माफिया है। ये कैंसर की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये सिर्फ आपके को लूटने के अंदाज होते हैं।
तो इसलिए जो जब मैंने अपने घर वालों से भी कहा, नसीहत की है, वसीयत की है मैंने कि मुझे ऐसी जगहों पर ना ले जाया जाए, मुझे ना तो शौकत खानम में लेकर जाया जाए, ना किसी और कैंसर वाले हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। बस मुझे अपने घर में जितना भी मेरा वक्त है उतना पूरा किया मैं करूँगा। और दूसरा, यहाँ कुछ लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं, वो सालों सालों उनको वॉश करवाते हैं, हर महीने में 2 मरतबा, हर हफ्ते में 2 मरतबा, तो उसके बाद जनाब फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं। तो अब ज़रूरत नहीं है इस तरह जीने की। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। हम यहाँ ब्रेड लेकर आते हैं और चीज़ें लेकर आते हैं, ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। तो इंसान की भी एक एक्सपायरी डेट है। उससे जब आप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियली, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको नुकसान है। जो पीछे रह जाने वाले हैं वो मकरूज हो जाते हैं। क्योंकि अगर कैंसर वाला अगर ट्रीटमेंट करवा के अगर 6 महीने साल अगर ज़िंदा रह भी जाता है ज़्यादा, या डायलिसिस वाला, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ये एक चीज़ थी एक जो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि आपने उसको सीरियस लेना है। अगर आपको वहाँ पर ले जाने की इतना ही ज़्यादा शौक़ है, तो आप वही जो 10-12 लाख आप लगाएंगे, तो वो आप यहाँ लोगों को अगर सदका कर दें, तो वो उस बीमारी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आप किसी को रिक्शा ले दें, आप किसी की छत डलवा दें, आप किसी बच्ची को अगर घर से काम करना चाहती है फाइबर वगैरह पर, तो उसको कोई कंप्यूटर वगैरह लेकर दे दें। इस तरह जो है जो भी बरकत होगी वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि आप जाएं और लाहौर वालों को, इस्लामाबाद वालों को अपने पैसे लुटा कर आएँ। जो एलोपैथी की मेडिसिन होती हैं वो तो इंसान को ख़राब करने के लिए होती हैं, और सिर्फ उसका एक जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और वो है इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे किसी को अगर अंजाइना का पेन हो, वो मेडिसिन ले सकता है। अगर कोई ऑपरेशन हो तो उसमें इन्फेक्शन को बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स उसको लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा अगर फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है तो उसके लिए आप अंडे पैदा करने वाली मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी होती हैं जो कि इमरजेंसी में हमें इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर सिर्फ आप जाएं, थोड़ी सी आपको तकलीफ़ हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं कि वो मुझे दवाइयाँ लिख कर देगा, ये मुनासिब नहीं है। इसके अलावा ये एक बहुत ऐसा बड़ा माफिया है कि लोगों का इतना बिलीफ है मेडिसिन्स पर कि वो बाकी किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कोरोना की जो ट्रीटमेंट्स हैं दुनिया में, चाइना वालों ने, अफ्रीका वालों ने एक ऐसी हर्ब्स जो है वो उनकी टी बना के लोगों को देते हैं और उससे लोग कोरोना से सेहतयाब हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसको हुकूमती लेवल तक जो है वो उसकी पजीराई नहीं है। यानी कि उसको ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया होता है कि सिर्फ कहते हैं कि दवाई से ही इसका आराम आएगा। अब पाकिस्तानी डॉक्टर नज़ीर अहमद यूके में उन्होंने सिना टी एक हर्ब है उसका कावा बना के लोगों से कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इससे आराम नहीं आएगा तो मैं कितने करोड़ रुपया उसका जुर्माना अदा करूंगा। तो इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस और 400 बंदों को ठीक करने के बावजूद भी अगर वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि आप ये प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करें, लोगों को अपने महकमों में लोगों को दें, 12 घंटे में ये कोरोना इस दुनिया से, इस मुल्क से निकल जाएगा, लेकिन ये मुल्क मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए ये जो मेडिसिन है इस पर आपको इतना भरोसा नहीं करना चाहिए जितना आप कर रहे हैं, और डॉक्टरों पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए जितना आप करते रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरी ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और मेरी ये बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।